आप बैंक से लोन लिए हैं या फिर साहूकार जो लोन दे रहा है वो साहूकार से लोन लिए हैं, तो यहाँ पर यदि आप 2 साल भी कोई ईएमआई जमा नहीं करेंगे तो ऐसे स्थिति में न तो बैंक कोई नोटिस भेज सकता है, न रिकवरी एजेंट को भेज सकता है, न सरफेसी एक्ट का आपको नोटिस आएगा, साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी डाउन नहीं होगा। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी बैंक से लोन क्यों न लिए हैं, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। यदि आप ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आपको पहले से पता ही होगा, यदि आप 90 दिन तक बैंक का ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका लोन हो जाता है एनपीए, और एनपीए होने के बाद तुरंत बैंक जो है सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आपको भेज देता है। फिर जो है अगले कुछ दिन के बाद 13(4) का नोटिस आपको मिल जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगा यदि आप लोन लिए हुए हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ आपको जैसे एक ईएमआई आप बाउंस कर देते हैं बैंक का, तो उसका रिकवरी एजेंट जो है वो आपको तंग कर देता होगा, फ़ोन कर करके परेशान कर देता होगा। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, चाहे आप लोन कहीं से क्यों न लिए हो, कोई बैंक से लिए हैं या फिर कोई साहूकार से लिए हैं या फिर कोई भी संस्था से लोन लिए हैं, आप 2 साल तक भी ईएमआई जमा नहीं करेंगे तो बैंक से एक बार भी आपको न तो फ़ोन आ सकता है, न रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकता है, न कोई नोटिस आ सकता है। इतना ही नहीं, आपका सिविल स्कोर जैसा है वैसा ही बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको 3 ही पॉइंट ध्यान में रखना होगा। वो तीनों पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप वीडियो में आखिरी तक नहीं रहिएगा बने हुए तो आपको कुछ भी फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही मुख्य पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत व्यक्ति जो है पर्सनल लोन लेता है या फिर कोई प्रॉपर्टी पे लोन लेता है या फिर कोई बिजनेस लोन लेता है, तो सभी का जो है अलग अलग है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए लोन लिया है तो आप ही यदि लोन लिए होंगे तो आप ये सोच के लोन लिए हैं कि हमको जो है कितना ईएमआई मंथली भरना है, कितना इनकम है, वो सब देख के लोन लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि आप ईएमआई 50,000 रुपया महीना दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब मान लीजिए आपके साथ कोई समस्या आ गया है, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब छूट गया, या फिर कोई बिजनेस कर रहे थे, अब बिजनेस जो है मंदा हो गया, अच्छा से नहीं चल रहा है, या फिर बिजनेस में आपको काफ़ी सारा लॉस हो गया, तो ऐसे स्थिति में आपका ईएमआई बाउंस होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि आपको एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे, आपका जॉब छूट गया, या फिर आप कोई बिजनेस किए, बिजनेस जो है अच्छा से नहीं चल रहा है, बिजनेस डूब गया, तो ऐसे स्थिति में ईएमआई बाउंस होने से पहले आपको बैंक से संपर्क करना होगा, ठीक है। आप जैसे बैंक जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता तो ये है, 2 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप बैंक को कहेंगे कि हम जो लोन लिए हैं वो लोन को हमको रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। अब रिस्ट्रक्चर क्या होता है वो हम बता देते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया जैसे कमा रहे थे, तो आप सोचे कि हम 50,000 रुपया महीना के ईएमआई करवा लेते हैं, तो आपका ईएमआई चल रहा था। लेकिन अब आपका इनकम जो है वही 30,000 पे आ गया है, तो अब 30,000 का इनकम है तो आप 50,000 कैसे भरेंगे। ऐसे स्थिति में बैंक जाएंगे और बैंक को आप रिटर्न में कहेंगे कि हम जो लोन लिए थे उसको हम रिस्ट्रक्चर कर देंगे। तो रिस्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि ईएमआई आपका घट जाएगा। अब मान लीजिए यदि आप 50,000 रुपया महीना ईएमआई भर रहे थे तो आपका लोन का ड्यूरेशन 5 साल था, और अब यदि आप 25,000 रुपया महीना भरेंगे तो लोन का मतलब ड्यूरेशन जो है वो दोगुना हो जाएगा। मतलब जितना ईएमआई को घटेंगे उतना ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। इससे भी इजी प्रोसेस जो है अगला पॉइंट में है, तो पहले इस पॉइंट को आप समझ जाइए। तो ईएमआई आप कम करवा सकते हैं। यदि आप 50,000 था तो यदि आप 25,000 महीना ईएमआई देने में सक्षम है तो आप बैंक से कह के 25,000 रुपया महीना वाला करवा सकते हैं। साथ ही यदि आप 10,000 रुपया महीना देने में सक्षम है तो आप 10,000 रुपया महीना का जो है ईएमआई कर सकते हैं। और ये जो है बैंक करेगा ही करेगा, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस है। आपको बता दें, सभी बैंक के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है, और यदि कोई बैंक आरबीआई का कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो ऐसे में उस बैंक के ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लगा दिया जाता है। साथ ही साथ यदि आपको जो मैंने बताया कि आप लोन को रिस्ट्रक्चर करवा लेंगे, और यदि मान लीजिए बैंक मैनेजर जो है वो लोन को रिस्ट्रक्चर करने से मना कर रहा है, ऐसे स्थिति में आप उस बैंक मैनेजर के अगेंस्ट में केस करके उस बैंक मैनेजर का नौकरी को भी खत्म कर सकते हैं और उसे जेल तक भी भेज सकते हैं। इसका कंप्लेंट जो है बैंक से संबंधित कंप्लेंट आप बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं, या फिर अब जो है आरबीआई के वेबसाइट पे भी जाके कंप्लेन करने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो अब आप आरबीआई का वेबसाइट पे भी जाके कंप्लेन कर देंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जब भी आप कोई गवर्नमेंट स्टाफ के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास हैवी मतलब जो है काफ़ी हैवी एविडेंस होना चाहिए। बिना एविडेंस का आपको कंप्लेन करने से बचना चाहिए। तो यदि आप बैंक जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि मेरा लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, और यदि वहाँ का मैनेजर तैयार नहीं होता है या फिर बदतमीजी से पेश आता है
या फिर लोन का बिना रिस्ट्रक्चर किए हुए एजेंट आपको घर आके तंग करता है, परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में उस जो भी रिकवरी एजेंट है उसके भी अगेंस्ट आप केस करके मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। साथ ही साथ उससे जो है कंपनसेशन भी आप ले सकते हैं। और आपको बता दें, उसे मानहानि का मुकदमा करके उसको जेल तक भी भेज सकते हैं। मानहानि में मैक्सिमम 2 साल तक का उसे सजा भी हो सकता है। तो आपको जो है अपना अधिकार को समझना है। यहाँ पे रिस्ट्रक्चर का हमने बात किया। यदि आपका कुछ स्थिति ऐसा हो गया हो, आप 1 भी रुपया EMI देने का लायक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में घबराने का बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत जरूरी है कि आप जो है बैंक में जो रिस्ट्रक्चर का मैंने बात किया, आप ये 2 बार करवा सकते हैं। यदि आप कोई लोन लिए हैं, मान लीजिए कोई 10 करोड़ का आप लोन लिए हुए हैं, तो उस 10 करोड़ का लोन को मतलब जब तक रीपेमेंट टोटल नहीं होता है, तो बीच में जैसे मान लीजिए 15 साल का है, तो वो 15 साल के दौरान आप मात्र 2 बार ही रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। कोई लोन मान लेते 2 लाख का आप लिए हैं, 5 साल के लिए हैं, तो वो लोन को आप मात्र जो है 2 बार ही रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना बार मन हो उतना बार करवाते चले, ऐसा नहीं होगा। मात्र 2 बार आप रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। तो आप जब भी कोई लोन को रिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के और सावधानीपूर्वक रिस्ट्रक्चर करवाना चाहिए। हालांकि बैंक यदि आप लोन को रिस्ट्रक्चर करवा लेंगे, तो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको बिल्कुल टेंशन मुक्त रहना है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मान लेते यदि आप रिस्ट्रक्चर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो EMI देना होगा। और मान लेते यदि आप जॉब कर रहे थे और जॉब ही छूट गया, तो ऐसे स्थिति मान लीजिए 1 लाख रुपया जॉब से कमा रहे थे, अब आपका जो है सैलरी 0 हो गया है, तो ऐसे स्थिति में अब आप कुछ भी EMI देने का लायक है ही नहीं। यदि 1 रुपया भी बांध दे EMI, तो ये भी देने का लायक नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अब जो है आपको बैंक से लीन पीरियड मांगना है। ठीक है, तो लीन पीरियड आप कैसे मांगेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था रिस्ट्रक्चर के बारे में, वही लीन पीरियड भी उसी टाइप से होता है। तो लीन पीरियड में ये होता है कि मतलब कम से कम 6 महीना से लेके 24 महीना तक, यानी 2 वर्ष तक का आप लीन पीरियड ले सकते हैं। तो लीन पीरियड में मान लीजिए आपका जो है, मैंने एग्जांपल लिया था कि 50,000 रुपया पर मंथ का जो है EMI चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि बैंक आपको 6 महीना का लीन पीरियड दे देता है, तो ये 6 महीना में आपको 1 रुपया भी उस लोन वाला अकाउंट में यानी EMI जमा करने का आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 50,000 रुपया आप महीना जो है जमा कर रहे थे, तो अब जो है यदि मान लीजिए 2 साल का लीन पीरियड मिलता है, तो यदि आपका लोन 10 साल का ड्यूरेशन था, 10 साल में आपको टोटल भरना था और आपने 2 साल का लीन पीरियड लिया, तो अब ये 2 साल जो है आपको कुछ करना ही नहीं है, 1 रुपया भी नहीं देना है। तो वो ड्यूरेशन 10 साल के बदले अब 12 साल हो जाएगा। यानी कि आप जितना इधर लीन पीरियड ले रहे हैं ना, उधर जो है ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा। तो घबराने का इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर पे भी कोई मतलब जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका सिविल स्कोर यदि गुड है तो वो गुड ही रहेगा, जितना सिविल स्कोर है उतना ही रहेगा, घटने का आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। क्योंकि लीन पीरियड ले रहे हैं तो यहाँ पे आप बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किए हैं या फिर कोई EMI बाउंस नहीं किए हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी आप बैंक से अपना लोन को रिस्ट्रक्चर करवाने जाते हैं या फिर लीन पीरियड मांगने जाते हैं, तो EMI बाउंस किए बगैर जाना है। ऐसा नहीं कि 1-2 EMI बाउंस हो गया, अब हम बैंक जाके कह रहे हैं कि हमको जो लीन पीरियड दे दीजिए या फिर रिस्ट्रक्चर करना है, तब कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले करवा देना है। जैसे मान लीजिए आपको पता चल रहा है कि अगले मंथ का जो है EMI मेरा बाउंस हो सकता है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, अब हम पैसा बैंक को नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका जो EMI का डेट है, वो EMI का डेट से कम 1 सप्ताह पहले बैंक जाके संपर्क करना होगा। और बैंक जैसे जाएंगे संपर्क करेंगे, तो आपके पास जो समस्या है, मान लीजिए यदि आपका जॉब टर्मिनेट हो गया हो, तो आप टर्मिनेशन लेटर बैंक को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बिजनेस डूब गया हो, तो बिजनेस के बारे में आप बैंक को बता सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि लीन पीरियड आप ले सकते हैं या रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, बैंक ये चीज़ 100% करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, वो 100% करेगा। और मैक्सिमम यदि आपको लीन पीरियड 24 महीना का मिल जाता है, ऐसे स्थिति में आप 24 महीना तक 1 भी रुपया EMI नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो EMI भर रहे हैं ना, यदि आप 50,000 रुपया महीना EMI भर रहे हैं, ठीक है, तो आपने मान लेते 10 लाख लोन लिए हैं, ठीक है, तो 50,000 रुपया में 2 चीज़ शामिल है। पहला जो वो 10 लाख लोन लिए हैं उसका जो है मूलधन शामिल है, साथ ही साथ जो कुछ ब्याज है वो ब्याज भी शामिल है। तो ब्याज बहुत कम होगा। यदि आप 10 लाख लिए तो 10,000 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लीन पीरियड ले लिए हैं, मान लीजिए यदि 2 महीना के ले लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बैंक का हर महीना ब्याज होगा। 2 महीना मान लीजिए 20,000 ब्याज होगा। तो यदि आप चाहे कि सिर्फ हम ब्याजे 10-10 हज़ार देते जाएंगे, तो आप वो ब्याज दे सकते हैं। यदि आप चाहेंगे कि नहीं हम ब्याज भी नहीं देंगे, तो 2 साल जैसे आपने ड्यूरेशन बैंक से ले लिया, टाइम मांग लिया 2 साल का, तो ऐसे स्थिति में 2 साल का जो भी ब्याज होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, वो जुटते जाएगा आपका अकाउंट में, ठीक है। लेकिन आपको बैंक से रिलीफ मिल जाएगा।
ठीक है। यदि रिलीफ आप बैंक से ले लेते हैं तो ऐसे केस में आप कोई दूसरा जॉब पकड़ सकते हैं, या फिर आप जो बिजनेस कर रहे थे, यदि आप नए नए बिजनेस किए, आपको कुछ बिजनेस के संबंध में आइडिया नहीं था इसलिए बिजनेस डूबा, तो आप वो आइडिया ले सकते हैं, उस बिजनेस के बारे में अच्छा से जान सकते हैं। या फिर आप जॉब कर रहे थे तो कोई दूसरा जॉब भी पकड़ सकते हैं। तो 2 साल का टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इतना में आप अपना आर्थिक स्थिति को सुधार कर ही सकते हैं। आपको बता दें, लोन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा दर्द है जो न तो सहा जाता है और न किसी से कहा जाता है। यदि आप किसी से कहेंगे तो वो पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया इसको फॉलो करके मैनेज करके चल सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, यदि आप कोई साहूकार से लोन लिए हैं, ठीक है। साहूकार आप लोग जानते ही होंगे, ये कोई बैंक वगैरह नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो साहूकारी लाइसेंस लेके कार्य कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि साहूकार से लोन लिए हैं और वो साहूकार आपको 2% से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे लोन दिया हुआ है तो ये इलीगल हो जाएगा। भले ही वो साहूकार साहूकारी लाइसेंस के साथ कार्य क्यों न कर रहा हो, लेकिन ये इलीगल हो जाएगा। साहूकार को 2% से ज़्यादा पर लोन देने का अधिकार ही नहीं है। यदि कोई साहूकार लाइसेंस लेके बैठा हुआ है और आपको 4% पे लोन दे दिया है, तो ऐसे स्थिति में यदि उसका लोन को चुकता नहीं करेंगे तो वो लीगल एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वो खुद जो है पहले से अपराध करके बैठा हुआ है। यदि आपको फंसाने के चक्कर में वो कोर्ट जाता है तो वो खुद फंस जाएगा। यदि 2% से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे कोई साहूकार आपको लोन दिया है तो उसका लोन चुकता नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट में कोई केस मुकदमा कुछ भी वो नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस का आपको लोन दे दिया है तो ऐसी स्थिति में यदि वो 2% पे क्यों न दिया हो, या 1% पे दिया हो, या फिर 0.5% पे दिया हो, ऐसे स्थिति में ये भी इलीगल हो जाएगा। यानी कि विदाउट साहूकारी लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति अब लोन किसी को दे ही नहीं सकता है। तो ये आपको अपना अधिकार के बारे में जानना जरूरी है। आप जब तक अपना अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जो है आप समस्या से घिरे ही रहेंगे। तो आपको अपना अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है।